रूहानी ने पूरे परिवार के सामने गौतम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे चौधरी भवन में गूंज उठी। वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तेजस्वी की आंखें हैरानी से फैल गईं। गुरु ने भी कभी नहीं सोचा था कि रूहानी इतना बड़ा कदम सबके सामने उठा लेगी। नागेश्वर चौधरी गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, जबकि गौतम अपने गाल पर हाथ रखे रूहानी को घूरने लगा। कुछ क्षण पहले तक वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अपमान और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल गौतम रूहानी के लिए एक बेहद महंगा हीरो का हार लेकर आया था। उसने पूरे परिवार के सामने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है, क्योंकि अब वो रूहानी को अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बनाना चाहता है। ये सुनते ही रूहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ चुका था कि गौतम सिर्फ उसे गुरु से अलग करना चाहता है, इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। तेजस्वी तुरंत रूहानी के सामने आकर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली कि तुमने मेरे भाई की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन रूहानी बिना डरे बोली कि गलती मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने की है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं गुरु की पत्नी हूँ और किसी दूसरे आदमी का दिया हुआ तोहफा कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अगली बार थप्पड़ नहीं पड़ेगा, उससे भी बड़ा जवाब मिलेगा। गौतम ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने गुस्से को छिपा लिया। वो समझ चुका था कि इस समय पलटकर कुछ भी कहना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो रूहानी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के जरिए अपने सामने झुकाएगा। उसने वहीं खड़े खड़े तेजस्वी की तरफ देखा और दोनों की नजरें मिलते ही बिना कुछ कहे पूरी योजना तय हो गई। गुरु सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। कभी जिस चौधरी परिवार का नाम पूरे सुल्तानपुर में सबसे ताकतवर माना जाता था, आज वही परिवार दूसरों की चालों में फंस चुका था। नागेश्वर चौधरी की सारी जमीन, फैक्ट्री और चौधरी भवन के कागज अब गौतम और तेजस्वी के कब्जे में थे। गुरु जानता था कि अगर उसने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उस रात गौतम ने तेजस्वी के साथ बैठकर नई साजिश रची। उसने कहा कि रूहानी सीधे तरीके से नहीं मानेगी। अब हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि वो खुद मजबूर होकर मेरे सामने आए। तेजस्वी मुस्कुराकर बोली कि मुझे भी यही चाहिए। जैसे ही रूहानी तुमसे शादी करेगी, गुरु पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा और फिर मैं आसानी से गुरु को अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि गौतम चौधरी परिवार की आर्थिक मदद करने वाला है। मीडिया के सामने उसने खुद को बहुत बड़ा समाज सेवी दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चौधरी परिवार की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। पुराने नौकर एक एक करके नौकरी छोड़ रहे थे। कारोबार बंद होने की कगार पर था और लोगों ने भी नागेश्वर चौधरी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। रूहानी ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगी। उसे गुरु की चिंता सताने लगी थी। गुरु हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द रूहानी से नहीं छिपता था। वो जानती थी कि गुरु अपने परिवार के लिए हर दिन टूट रहा है। कई बार उसने गुरु से सच जानने की कोशिश की, लेकिन गुरु हर बार यही कह देता कि सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच गौतम ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने रूहानी को एक होटल में मिलने का संदेश भेजा। पहले तो रूहानी ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब संदेश में लिखा मिला कि बात गुरु और नागेश्वर चौधरी की इज्जत से जुड़ी है, तब वो मजबूरी में वहां पहुंच गई। होटल के एक आलीशान कमरे में गौतम पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने नोटों से भरा एक बड़ा बैग रखा था। गौतम ने बैग खोलकर रूहानी के सामने रख दिया। अंदर रुपया करोड़ थे। उसने शांत आवाज में कहा कि ये पूरी रकम तुम्हारी है, बस तुम्हें एक फैसला लेना होगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो ये पैसा तुम्हारा होगा और अगले ही दिन चौधरी परिवार की सारी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। गुरु फिर से पहले की तरह सम्मान के साथ जी सकेगा। नागेश्वर चौधरी का नाम फिर से पूरे सुल्तानपुर में गूंजेगा। रूहानी ने गुस्से से बैग उसकी तरफ धकेल दिया और कहा कि मैं अपने रिश्ते की कीमत कभी पैसों से नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए गुरु का प्यार किसी भी दौलत से बड़ा है। गौतम हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा कि अभी फैसला मत करो। पहले ये सोच लो कि अगर मैंने मीडिया के सामने ये खबर फैला दी कि नागेश्वर चौधरी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, तो उनका क्या होगा? पूरा शहर उनका मजाक उड़ाएगा। शायद वो ये अपमान सह भी ना पाए। ये सुनते ही रूहानी के चेहरे का रंग उड़ गया। गौतम ने उसकी आंखों में डर साफ देख लिया था। उसने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, या तो मेरे साथ शादी कर लो या फिर अपने परिवार को बिखरते हुए देखो। इतना कहकर गौतम वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ रूहानी अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति का साथ निभाए या पूरे परिवार को बचाने के लिए खुद की खुशियों की कुर्बानी दे दे। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा एक शख्स ये पूरी बातचीत सुन चुका था।
लेकिन गला साफ करने की आवाज रूहानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना शायद आसान नहीं होगा। रूहानी होटल के कमरे से बाहर निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ गुरु का प्यार था जिसके लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया था, और दूसरी तरफ पूरा चौधरी परिवार था जिसकी इज्जत और सम्मान अब उसके एक फैसले पर टिका हुआ था। वो भारी मन से घर लौट आई, लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर गुरु तुरंत समझ गया कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। उसने कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन रूहानी हर बार मुस्कुराने की कोशिश करके बांध टाल देती। वो नहीं चाहती थी कि गुरु पहले से ज्यादा परेशान हो। उधर गौतम और तेजस्वी अपनी योजना की सफलता का इंतजार कर रहे थे। गौतम को पूरा विश्वास था कि रूहानी अपने परिवार को बचाने के लिए एक न एक दिन उसके सामने जरूर झुक जाएगी। तेजस्वी भी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ही रूहानी गुरु से दूर होगी, वो दोबारा गुरु की जिंदगी में लौट आएगी। दोनों ने मिलकर चौधरी परिवार पर दबाव और बढ़ाना शुरू कर दिया। बैंक के नोटिस आने लगे। पुराने कारोबारी साझेदार भी एक एक करके साथ छोड़ने लगे। चौधरी भवन के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा होने लगी और पूरे शहर में तरह तरह की बातें फैलने लगी। नागेश्वर चौधरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस दौलत और ताकत पर उन्हें इतना घमंड था, वही एक दिन उनसे छीन जाएगी। गुरु अपने पिता को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ से मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। रूहानी ये सब देखकर रात रात भर जागने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसने कोई फैसला नहीं लिया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। 2 दिन बाद गौतम ने फिर से रूहानी को मिलने के लिए बुलाया। इस बार वो शहर के एक बड़े रिसॉर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। रूहानी वहां पहुंची तो उसने देखा कि वही करोड़ रुपए वाला बैग फिर से उसके सामने रखा हुआ है। गौतम मुस्कुराते हुए बोला कि समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हें फैसला लेना ही होगा। अगर तुम हाँ कह दोगी तो अगले ही दिन चौधरी परिवार की सारी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी और किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ था। रूहानी ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर मैं तुम्हारे सामने झुक गई तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। गौतम हंसते हुए बोला कि प्यार से पेट नहीं भरता और सम्मान भी सिर्फ ताकत वालों को मिलता है। तुम्हें अपने पति से सच में प्यार है तो उसके लिए ये कुर्बानी दे दो। गुरु को बचाने का यही आखिरी रास्ता है। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा गुरु ये सारी बातें सुन रहा था। उसने चुपचाप गौतम की हर बात सुन ली थी। पहले तो उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो समझ गया कि रूहानी उससे कुछ छिपा रही थी ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। गुरु वहां से बिना किसी को बताए लौट गया और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात गुरु ने अपने पुराने भरोसेमंद साथियों से संपर्क किया। उसने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने कभी चौधरी परिवार का साथ नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि गौतम और तेजस्वी ने प्रॉपर्टी के कागज धोखे से अपने नाम करवाए थे। कई दस्तावेज नकली थे और कुछ लोगों को पैसे देकर गवाही दिलवाई गई थी। गुरु ने सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गौतम ने पूरे शहर में अपनी और रूहानी की शादी की खबर फैलानी शुरू कर दी। उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी ताकि रूहानी पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। तेजस्वी भी हर जगह यही कहने लगी कि अब रूहानी जल्द ही हमारे परिवार की बहू बनने वाली है। ये खबर जब चौधरी भवन पहुंची तो पूरा परिवार हैरान रह गया। नागेश्वर चौधरी ने गुस्से में रूहानी से सवाल किया, लेकिन रूहानी चुप रही। वो किसी को भी असली सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया। पूरे मंडप को दुल्हन की तरह सजाया गया। गौतम शेरवानी पहनकर पूरे घमंड के साथ मंडप में बैठा था। उसे पूरा विश्वास था कि रूहानी मजबूरी में उसके सामने आ ही जाएगी। कुछ देर बाद रूहानी भी वहां पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही मंडप के बीच पहुंची तभी अचानक वहां गुरु आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं और उसके साथ पुलिस भी मौजूद थी। गुरु ने सबके सामने कहा कि ये शादी नहीं होगी। गौतम ने हंसते हुए पूछा कि अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। गुरु ने बिना देर किए सारे दस्तावेज पुलिस और वहां मौजूद लोगों के सामने रख दिए। उनमें साफ साबित हो गया कि चौधरी परिवार की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी करके अपने नाम करवाई गई थी। कई दस्तावेज फर्जी थे और कई गवाहों ने पैसों के लालच में झूठ बोला था। पुलिस ने तुरंत गौतम और उसके साथियों से पूछताछ शुरू कर दी। तेजस्वी घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी रोक लिया। तभी रूहानी ने सबके सामने बताया कि गौतम ने उसे 20 रुपए करोड़ का लालच देकर गुरु से अलग होने और शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उसने ये भी बताया कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो सब कुछ अकेले सहती रहीं, लेकिन उसने अपने रिश्ते से कभी धोखा नहीं किया। ये सुनते ही गुरु की आंखें नम हो गईं।
उसने रूहानी का हाथ थाम लिया और कहा कि मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। नागेश्वर चौधरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सबके सामने रूहानी से माफी मांगी और कहा कि आज तुमने सिर्फ इस परिवार की इज्जत ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी बचा लिया। पुलिस गौतम और तेजस्वी को गिरफ्तार करके ले गई। जाते जाते गौतम गुस्से में रूहानी और गुरु को घूरता रहा, लेकिन अब उसकी कोई चाल काम नहीं आने वाली थी। कुछ दिनों बाद चौधरी परिवार की सारी प्रॉपर्टी कानूनी प्रक्रिया के बाद वापस मिल गई। कारोबार फिर से शुरू हो गया और पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गुरु और रूहानी मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। गुरु ने रूहानी से कहा कि सच्चा प्यार कभी पैसों या मजबूरियों के सामने